नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें बेहद भयावह है और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल घनी आबादी वाले क्षेत्र में आग लगने से दहशत का भी माहौल फैल गया है। अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरें देखिए आप किस प्रकार ये भयावह रूप आग ले चुकी है। टायर दुकान में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद आग की लपटें ऊपर की ओर बढ़ती नजर आई और धू-धू कर ये दुकान जलकर राख हो गया। अग्निशमन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल है। अफरा तफरी भी उस वक्त मच गई जब आग लगी और फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में पीआईएल दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने ये पीआईएल दायर की है। जनहित याचिका में मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही थी और मॉब लिंचिंग एक्ट के अनुसार पीड़ित परिवार को सुविधा दिलाने की मांग राज्य सरकार, गृह सचिव, डीजीपी, थाना प्रभारी को पार्टी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मॉब लिंचिंग एक्ट के अनुसार सुविधा दिलाने की मांग की गई है, जिसके तहत सरकार, गृह सचिव, डीजीपी, थाना प्रभारी को एक पार्टी बनाया गया है। वहीं सिमडेगा की बेसराजारा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना पर सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने मामले में गिरफ्तार तीनों रिश्तेदारों को रिहा कर असली दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने पूरी घटना को साजिश बताया और सीबीआई जांच की मांग करने की बात कही है। उन्होंने पुलिस को दोषी ठहराते हुए ठेठई टांगड़ थाना प्रभारी और एसपी सिमडेगा को बर्खास्त करने की मांग की। मृतक की पत्नी ने बाबूलाल मरांडी को बताया कि वो पुलिस के पैर पकड़कर भीड़ को रोकने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के 6 दिन पहले कोलेबेरा विधायक ने जतरा मेला में शामिल होकर लोगों को उकसाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक संजू क्षेत्र में गोक्सी और जुए का विरोध करता था, इसलिए उसे लोगों ने मार डाला। पूरी तरह से जेल में तुरंत कल पकड़ करके उन लोगों को डाल दिया। तो पहली बात तो मैं आज इतना ही कह रहा हूं कि बेइज्जत उन लोगों को बरी करें। और जिस प्रकार से यहाँ उनकी पत्नी बताए, आज जब भी मैं देख रहा हूं उनकी पत्नी इतनी हिम्मत करके बोल रही है, बता रही है, उस दिन भी पुलिस के हाथ पकड़ रहे थे और जिस पैर पकड़ रहे थे और पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास होगी। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सिमडेगा की जो पुलिस कप्तान है, यहाँ के एसपी है, ठठई टेंगर थाना के थानेदार है, इन लोगों को तो बर्खास्त कर दे। मैं कहूँगा कि जब मामला जांच होगी, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा लेकिन चूंकि उस दिन उपस्थित वो नहीं थे, इसलिए मैं सीधे किसी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पूरे मामले जब सीबीआई की जांच होगी तो कोई भी उसमें सम्मिलित होंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे। सिमडेगा सहित पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना में अब राजनीति भी शुरू हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिले। राज्यसभा सांसद समीर भी आए थे उन पीड़ित परिवार के घर, और जो बात हुई, क्योंकि पीड़ित परिवार शुरुआती दौर से कह रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब बाबूलाल मरांडी ने भी ये कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, बाबूलाल मरांडी जी ने जो कहा है कि जो हत्या हुई है वो पुलिस ने हत्या कराई है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस खड़े होकर हत्या कराई है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
वहीं चाईबासा में हुए नक्सली हमले में बाल बाल बचे भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक का मामला अब राजनीतिक रूप से भी गर्मा उठा है। बीजेपी ने चाईबासा में हुए नक्सली हमले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में नक्सली और उग्रवादियों के प्रभाव बढ़े हैं और वो वारदातों को अंजाम देकर फिर एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया। सत्ताधारी दल ने बीजेपी को अपने कार्यकाल में उग्रवादी और नक्सल घटनाओं को याद करने की नसीहत दे डाली। जनता के बीच में काफी भय का माहौल है। जनता उस क्षेत्र में काफी अपने आप को भयभीत महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है और मुझे लगता है कि उन सारे क्षेत्रों में उग्रवादियों का राज चलता है। पुलिस सड़क से नीचे उतरना नहीं चाहती है और बहुत ही भयावह स्थिति है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी या सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को जब दिन के उजाले में सुनवा जाने से लोग रोक रहे थे, तो रात की स्थिति में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर उग्रवादी सड़कों पर घूमने का काम कर रहे हैं। 60-70 की संख्या में सड़कों में चलते हैं उग्रवादी। अब प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। बाबूलाल जी से पूछना जाना चाहिए कि सुनील महतो जी की हत्या हुई थी, सांसद थे, उस समय किसकी सरकार थी? महेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, लोकप्रिय विधायक। रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय के सरकार के बारे क्या ख्याल है इनका? यहां तो विधायक, पूर्व विधायक की जान बच गई है। उनको ये देखना चाहिए कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराया गया है और उसके बहुत बड़े थिंक टैंक को इस सरकार और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ घटनाएं होती है, जब छटपटाहट होती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद सरकार ने किस प्रकार से और पुलिस ने एक्ट किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने को लेकर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और इसी कड़ी में झारखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। आज राजभवन के समक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय मौन धरना दिया और पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया वो बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता आखिर क्या है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंजाब में पीएम की काफिलों को जिस तरह रोका गया उसकी तस्वीर और साथ ही साथ ये राजभवन के बाहर रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है और एक जनता के मन में आक्रोश है। आज लोग कांग्रेस के प्रति काफी गुस्से में हैं और जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया है, और उसी प्रकार का आचरण यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे तो मुझे लगता है कि वो शायद घर से भी निकल नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है भारतीय जनमानस में और नरेंद्र मोदी जी देश के धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा में चूक कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर झारखंड बीजेपी के कार्यक्रम को सत्ताधारी ने इवेंट मैनेजमेंट बताया। कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि एक निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये चूक हुई कैसे, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करना कहीं से भी जायज नहीं। अगर अपने देश के लोगों से पीएम को डर लगता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही देश के गृह मंत्री को भी इस सुरक्षा में चूक को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को सामने रख करके और पूरे देश में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। अरे खतरा किससे? अपने देश के लोगों से अगर आपको खतरा है, अपने देश के किसानों से आपको अगर खतरा है, तो हम समझते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह से गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी, तो गृह मंत्री को भी अपने पद पे
नहीं बने रहना चाहिए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस अभी जो पंजाब की घटना को घटना हुई है, ठीक है, प्रशासनिक चूक हुई, क्या है, ये चीज़ें है, तब क्या है कि एक पटकथा इसको कहा जाए, इवेंट मैनेजमेंट है, बाकी चीज़ों पर इसको चिंता नहीं है। और धनबाद में भौरा ओपी क्षेत्र 4A के पास ठाकुर बस्ती देर रात बम धमाकों से दहल उठा। धमाकों से भयभीत लोग घरों से निकल आए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम के अवशेष जब्त किए। बताया ये जा रहा है कि ठाकुर पट्टी के पास ही आउटसोर्सिंग कंपनी है और वहीं बस्ती में 6 परिवार रह रहे हैं जो मुआवजा और विस्थापन से जुड़े विवाद को लेकर बस्ती खाली नहीं कर रहे हैं। बस्ती का बिजली कनेक्शन भी 2 महीने पहले ही काट दिया गया था। लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें डरा धमकाकर भगाना चाहती है ताकि कोयला निकालने में सुविधा हो सके। लोगों की मांग है कि वे विस्थापन के बाद बेहतर सुविधा मिलने से खुद ही चले जाएंगे, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। बार बम धमाका हुआ था, यहाँ आवाज़ बहुत जोरदार था। बाहर निकले तो देखे हम लोग के यहाँ पे सुतरी उतरी पड़ा हुआ है, नीचे बिखरा हुआ है ज़मीन पर। और बाहर निकलते ही हम लोग देखे कि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तो लाइट है भी नहीं लगभग 1.5-2 महीना से, लेकिन जितना दिन भी यहाँ थोड़ा सा कम से कम ठीक से रहें और हम लोग किसी तरह यहाँ से हट जाएं। और अब बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,704 नए मामले सामने आए और इसी के साथ राज्य भर में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14,255 पहुंच गई है। इसमें सिर्फ रांची में ही 1,309 संक्रमित मिले हैं। रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,819 तक पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। 6 जनवरी 2022 तक राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई, जबकि 1 दिसंबर 2021 की बात करें तो राज्य में मात्र 94 एक्टिव केस ही थे। और 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत तो हो गई, लेकिन रांची के ग्रामीण इलाकों में बच्चों का टीकाकरण कितना सफल है, इसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम पहुंच गई, जहां लोगों ने बताया कि टीकाकरण के लिए कोई टीम यहां पर नहीं पहुंचती है। 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना का टीकाकरण अभियान तो शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बच्चों का टीकाकरण अभियान कितना सफल है, इसका जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं खर्रा के रोने गांव में। यहां पे कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इन्हें कोरोना का टीका लगा है या नहीं। क्या नाम हुआ? संध्या बर्ला। क्या उम्र है? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। हाँ। तो कोरोना का टीका अभी तक आपने लिया है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्या कारण है? टीका लेने से पहले ही हम लोग का छुट्टी दिया गया। टीका लेने से पहले ही स्कूल या कॉलेज बंद हो चुका है और अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। कोरोना का टीका लगा है कि नहीं अभी तक? हमको नहीं लगा है अभी तक। कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या एक डर है कि अभी तक टीका नहीं लगा है? हाँ, अभी तक डर है। कॉलेज जाने का मन भी नहीं करता है, आज तक टीका नहीं लगा है बोल के। या हमारे ग्रामीण क्षेत्र है इसीलिए नहीं लगा है। यहाँ अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र मतलब सेविका नहीं आए। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं बैठते हैं तो बोल खांसी उसी होता है तो हटो मेरा पास से तुमको खांसी हो गया है, हम लोग में भी आ जाएगा। मतलब अगर खांस दे तो लोगों को लगता है कोरोना हो गया है, तो ये डर है। हाँ। हम लोग का स्कूल छुट्टी हो गया था, फिर फोन करके बताया गया कि कोरोना का टीका लग रहा है। 8 बजे बुलाएगा। लगा है कि नहीं? हाँ, लगा है हमको। आपको लग गया? कब लगा है? कल लगा है। कॉल आया था, आज तो नहीं गए हम। फोन आया था, नहीं गए? क्यों नहीं गए? ये बाइक नहीं था, दूर जाना होता है। दूर जाना होता है तो क्या लगता है इसके लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान करने की जरूरत है कि बाइक नहीं है तो बच्चे जो है दूर नहीं जा पा रहे हैं? जाने के लिए सुविधा बहुत कम होता है, फिर क्या करें। टीका लगा है अभी तक? नहीं। तो क्या कहना है? हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमें टीकाकरण करवाए, जल्दी करवाए। जी हाँ। किस क्लास में हूँ? 8 में। क्या उम्र हुआ? 15 ईयर्स। कहना है स्कूल बंद हो गया है पूरा, तो स्कूल खुलने से पहले बच्चों को हमारे
बच्चों को वैक्सीन पड़ना चाहिए। तो सरकार से निवेदन है कि हमारे गांव पर ग्रामीण क्षेत्र में है तो हमारे गांव में भी आए और सभी बच्चों को वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि हम लोग को गांव से कहीं मतलब जाने की सुविधा नहीं। हाँ, जाने की सुविधा भी नहीं है और गांव से कहीं जाने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी फैल रही है। खैर, जिस तरह से आपने सुना कि माता पिता के मन में भी एक डर है और बच्चों के मन में भी एक डर है कि कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें टीका नहीं लगा है और उनके पास जाने के लिए कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो जा करके अगर स्कूल से भी फ़ोन आता है तो टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। सहयोगी संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 खर्रा। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तैयारी पर सत्ताधारी दल के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इटकी सैनिटोरियम में अब तक 300 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल का नहीं होना चिंता का विषय है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद 3 माह के अंदर इसे पूर्ण करने का आदेश दिया था। तीसरी लहर आने की संभावना, ये तो सभी लोगों को शंका थी, आशंका बनी हुई थी। आपका समय भी काफी मिला। इटकी में 300 बेड को पूरा ऑक्सीजन युक्त सारे चीजों से उसको लैस किया जाएगा की बात भी आई थी, अभी तक नहीं होना, ये चिंता का विषय है। मेरा सरकार को पत्र के द्वारा ये भी मैंने आग्रह किया और अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रशासन, जिला प्रशासन से भी कि अविलंब उसको संज्ञान में ले और वहां समुचित व्यवस्था किया जाए। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद लगता है कि रांची पुलिस को अस्पतालों से अधिक खुद के क्वारंटीन सेंटर पर अधिक भरोसा है और इसी की वजह से रांची में कूटे इलाके के विस्थापित कॉलोनी में पुलिस का क्वारंटीन सेंटर फिर से एक्टिव हो गया है। इस सेंटर से अब तक 700 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में स्वस्थ होकर निकले थे। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए शुरुआती दौर में ही यहाँ पर 50 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपात स्थिति के लिए 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। यहां डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, वहीं नर्स की भूमिका में जवान ही रहेंगे। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि जवानों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी सेवा के क्रम में, ड्यूटी के क्रम में अगर अपने आप को अनिजी महसूस करते हो, सर्दी खांसी बुखार का एहसास उनको अगर हो रहा हो, तो उनको आइसोलेट करके इमीडिएट हम लोग अपना कूटे जो जगह है, हम लोग पहले से ही आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, वहां पर 50 बेड का व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है, जहां पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर दिया हुआ है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनकर तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी और अब अस्थायी तौर पर पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। वार्ड को कार्टून कैरेक्टर से सजाया गया है। वहीं हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के इंतजाम भी किए गए हैं। का है, उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन है और कंसंट्रेटर की सुविधा रहेगी, वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, आवश्यकता अनुसार सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर्ड ऑक्सीजन की सुविधा है, मतलब कि पाइपलाइन की सुविधा, दूसरा हमारा कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी चलेगा। और एक तरफ जहां कोविड को लेकर शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, इसके बावजूद कोडरमा में कई शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर नगर प्रशासन और तिलैया थाना प्रभारी ने ओवरब्रिज के पास चल रहे कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं छापे के विरोध में कोचिंग संचालक प्रशासन से ही उलझते नजर आए। जांच के दौरान जिन बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वे सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी गई। 4 कोचिंग्स में कुछ बच्चे पाए गए, 8-10 बच्चे, कुछ बच्चे छिप भी रहे थे ऊपर जाकर के।
तो कोचिंग संस्थान के कुछ मालिक जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, तो उनके विरोध को हमने संज्ञान में लिया है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और कोचिंग में भी कई बच्चे एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, तो किसी भी हाल में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जारी रह सकती है, तो उन्हीं क्लासरूम्स को ऑनलाइन कोचिंग के लिए शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर में लगातार टोटो रिक्शा की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आपको जानकर यह अचरज होगा कि इसमें 80% टोटो रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा है। वहीं जो ड्राइवर है वो भी अनट्रेन्ड। ऐसे में आए दिन हादसे होते रहते हैं, चौक चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीटीओ ने टोटो निर्माता और विक्रेता एजेंसियों के साथ बैठक की, साथ ही उन्हें 1 सप्ताह का समय देते हुए कागजात पेश करने और टोटो के रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। जो भी इससे संबंधित ट्रेड लाइसेंस मान्यता प्राप्त जो संस्थान के द्वारा जो ट्रेड लाइसेंस दिया गया है उनको इस व्यापार के लिए, उससे संबंधित ई रिक्शाओं का उनके द्वारा बिक्री किया जाएगा तथा जिसकी भी बिक्री की जा रही है उसका ससमय उनका रजिस्ट्रेशन भी उनको कराना आवश्यक है। अगर ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि ससमय उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है तो जो MB एक्ट है उसके तहत। देवनगरी देवघर में इन दिनों काफ़ी मात्रा में सड़कों पर टोटो दौड़ रही है। आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको आप जैसे ही नज़रें फेरेंगे तो आपको हर मिनट हर सेकंड टोटो दिखेंगे, लेकिन ये बड़ी लापरवाही होती है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही देवघर में टोटो चल रहा है, जिससे कई दफ़े जाम की स्थिति बनती है और इसके साथ साथ ओवरलोडिंग भी करते हैं। और कई एक बार क्योंकि ये ना तो ट्रेंड ड्राइवर होते हैं और ना ही इनके पास लाइसेंस होता है और ना ही इनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे में देवघर के लगभग सड़कों पर जाम जो लग रही है आजकल वो कहीं ना कहीं इन टोटो की वजह से लग रही है, जिसको देखते हुए देवघर डीटीओ के द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि सभी टोटो चालक और टोटो मालिक से अनुरोध किया गया था कि जल्द से जल्द सभी रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ साथ सभी जो है एक लाइसेंस लें और तभी टोटो चलाएं, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप देखिए कि यहाँ पे अब चंद मिनटों में ही कई टोटो आप देखे होंगे कि गुजर रहा है जो कि अनट्रेंड होता है, बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होता है। ओवरलोडिंग देख लीजिए कि आगे पीछे सब जगह बैठा के इस टोटो में भी आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या खड़ी कर देती है ट्रैफिक के मामले में, जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर देवनगरी में टोटो के आ जाने से बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के जो चला रहे हैं, इससे ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा उमड़ती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भीषण आग लगी और कई दुकानें जलकर राख।